देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। कौन बनेगा निगरान वजीर आजम की पहेली आज खत्म हुई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ खुर्शीद शाह और वजीर आजम की मुशावरत से स्वात से ताल्लुक रखने वाले साबिक चीफ जस्टिस नासरुल मुल्क को पाकिस्तान का निगरान वजीर आजम मुंतखब कर लिया गया। वकला के हलकों में जस्टिस नासरुल मुल्क को इंग्लिश जज के लक़ब से पुकारा जाता है, क्योंकि रवायती जज तो वही होता है जो सिर्फ अपने फैसलों के जरिए सुनाई दिया जाए। तरक्की याफ्ता ममालिक में जजेस मीडिया से बहुत दूर रहते हैं, उनको मीडिया शाय जजेस कहा जाता है। जस्टिस नासरुल मुल्क भी इन्हीं जजेस में से एक हैं। वो 6 जुलाई 2014 से 16 अगस्त 2015 तक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रहे। वो इन 4 जजों में शामिल थे जिन्होंने 18वीं और 21वीं तरमीम केस में फैसला दिया था कि पार्लियामान की बनाई गई आईनी तरमीम को कोई भी आला अदालत चैलेंज नहीं कर सकती। गुज़श्ता 15 अगस्त 2014 को जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अवामी तहरीक का धरना अरूज पर था, जस्टिस रिटायर्ड नासरुल मुल्क ने एक ऑर्डर पास किया जिसमें मरवजा सूरत हाल में तमाम रियासती ओहदेदारों को किसी भी गैर आईनी कदम उठाने से रोका गया। ये तब की बात है नाजरीन जब इमरान खान ने ऐलान किया था कि एम्पायर की उंगली उठ जाएगी। जस्टिस नासरुल मुल्क ने न सिर्फ 3 नवंबर 2007 के पीसीओ के तहत हल्फ उठाने से इनकार किया, बल्कि वो 3 नवंबर की इमरजेंसी को कलअदम करार देने वाले 7 रुकनी बेंच में भी शामिल थे। उनकी नामजदगी के बाद सब बहुत ही खुश है और कहा जा रहा है कि अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुतमिन नहीं और हल्का बंदियों को लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर चुकी है। इस वक्त हमारे साथ है ताज हैदर साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं, साबिक सेनेटर हैं और आप उस कमेटी में सेनेट में शामिल थे जो डीलिमिटेशन और मरदमशुमारी को देख रही थी। मियां महमूद रशीद हमें जल्द ज्वाइन करेंगे, तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है, ऑपोजिशन लीडर पंजाब है और यही एक पिटिशन लेके लाहौर हाई कोर्ट में चल दिए गए हैं। सबसे पहले ताज हैदर साहब आपसे मैं पूछूंगी कि ये तो अब तयशुदा बात थी कि जी पार्लियामेंट्री कमेटी में ये मामला जाएगा निगरान वजीर आजम के हवाले से, मगर हमें खुर्शीद शाह साहब और वजीर आजम साहब ने ये तय कर लिया है कि नासरुल मुल्क साहब ही वजीर आजम निगरान वजीर आजम होंगे। तो क्या आप पार्लियामेंट्री कमेटी में ये बात ही लेके जाना चाहते थे या क्या अभाम क्या था? ताज हैदर साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? ताज हैदर साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? महमूद रशीद के हवाले से आप एक लेके गए हैं अपनी पिटिशन लाहौर हाई कोर्ट में, तो मुझे ये बताइए कि इसके अंदर तो जुरिस्डिक्शन होगी लाहौर हाई कोर्ट की कि नहीं होगी? और अब तो सीसीआई ने भी ये कह दिया है जी, काउंसिल ऑफ इंटरेस्ट कॉमन इंटरेस्ट ने भी ये कह दिया है कि हम बाद में इसका फैसला करेंगे कि सेंसस कब होना है और कब नहीं होना। अभी जो प्रिलिमिनरी हमारे पास रिजल्ट आए उसके तहत हम इलेक्शन कर देंगे। नहीं जी, इसमें तो जाहिर बात है, अब सिर्फ इस वजह से तो इलेक्शन जो है ना वो पोस्टपोन नहीं हो सकते या डिले नहीं होने चाहिए। अब तो इस बात के ऊपर पहले भी काफी डिबेट हुई थी और यही कहा गया था कि ये जो डिलिमिटेशन हो जाएं और फिर इसी को बुनियाद बना के आइंदा इंतखाबात जो है ना वो करवा दिए जाएं, क्योंकि अदरवाइज इंतखाबात जो है अगर ये डिलिमिटेशन ना होती तो कॉन्स्टिट्यूशनली इनका इनेकाद जो है वो मुमकिन नहीं था। तो मैं नहीं समझता कि इस चीज को जवाब बना के इसको डिले किया जा सकता है या किया जाना चाहिए। तो आपकी जो पिटिशन एक तरीके से है लाहौर हाई कोर्ट के अंदर, वो तो फिर देखिए मेरी पिटीशन तो जो है ना वो इंडिविजुअल मेरी अपनी एक कंस्टिट्यूएंसी के बारे में है। ठीक है कि वो मेरी कंस्टिट्यूएंसी को उन्होंने 3-4 हिस्सों में स्प्लिट कर दिया और अल्लामा इकबाल टाउन इटसेल्फ एक एलडीए की अप्रूव्ड स्कीम है, उसको स्प्लिट करके दाएं बाएं के देहातों के साथ लगाना, वो मैंने इलेक्शन कमीशन में पिटीशन की थी। वो पिटीशन मेरी उन्होंने पार्शली एक्सेप्ट की, लेकिन कुछ मेरे ब्लॉक्स जो हैं वो अब भी देहातों के साथ लगे हुए हैं। मैं उसके खिलाफ गया था हाई कोर्ट में, वो अगर आज डिसमिस हुई है तो मैं डबल बेंच में जाऊंगा, उसके बाद मैं तो सुप्रीम कोर्ट तक भी जाऊंगा। ठीक है। इधर नाजरीन आपको बताती चली जाऊं कि डीलिमिटेशन हल्का बंदियों के हवाले से सिर्फ महमूद रशीद साहब कोर्ट्स में नहीं गए, यहाँ पे डीलिमिटेशन के हवाले से तमाम अदालतों के अंदर इस तरह की पिटिशंस दायर है। सेंसस के ऊपर भी एतराज है, इसके ऊपर बात करेंगे वक्फे के बाद।
वेलकम बैक। ताज हैदर साहब, ये क्या वजह हुई कि पार्लियामेंट्री कमेटी के अंदर ये मामला जाने थे निगरान वजीर आजम के हवाले से, मगर खुर्शीद शाह साहब और वजीर आजम ने इकट्ठे बैठ के इसको रिजॉल्व कर लिया। क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं चाहती थी कि पार्लियामेंट्री कमेटी ये मामला जाए? नहीं, ये बहुत बड़ी साजिश है मीडिया के खिलाफ कि अगले 5-6 दिन की जो बड़ी खबरें बन सकती थी वो नहीं बन रही। मेरे ख्याल से अगर कोई इत्तेफाक राय होता है तो ये इस पे हम सबको खुश होना चाहिए, इसमें कोई अफसोस नहीं, करने की हम बात नहीं। यकीनन खुश हैं, मगर एक बात मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगी कि नासरुल मुल्क का नाम तो कम से कम आपकी लिस्ट पे नहीं था, तो आप लोग अब इसको खैर मकतब जो कर रहे हैं, तो क्या पहले से लिस्ट पे था, शायद हमारी नजरों से नहीं गुजरा, क्या बात थी? बीबी देखिए, मुल्क में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिनकी इज्जत है, जिनका सब एहतराम करते हैं। नासरुल मुल्क उनमें से एक हैं। मुख्तलिफ नामों पे गुफ्तगू हो रही थी। जस्टिस नासरुल मुल्क का नाम आया तो इख्तलाफात ख़त्म हो गए। मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छी बात है कि हम एक ऐसे आदमी को केयर टेकर ला रहे हैं जिस पर किसी को किसी किस्म का तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। अच्छा ताज हैदर साहब, सीसीआई में भी इख्तलाफात जो थे वो भी ख़त्म हो गए हैं। आपको इतराज़ था कि जी थर्ड पार्टी ऑडिट के बगैर जो है सेंसस को सामने नहीं आना चाहिए, और उसके ऊपर, उसकी बुनियाद के ऊपर आपको सेंसस जो है वो कबूल नहीं था। मगर अब सीसीआई के अंदर ये फैसला हो गया है, और जिसके अंदर आपके चीफ मिनिस्टर भी शामिल थे, उन्होंने ये फैसला कर दिया है कि जी ये जो इलेक्शंस होंगे ये प्रिलिमिनरी रिजल्ट के ज़रिए जो तहत है वो होंगे, और जो अगली हुकूमत है वो इस सेंसस को देखेगी और जो भी इतराज़ात है अगली हुकूमत उसको दूर करेगी। तो क्या आपके इतराज़ात कुछ हद तक ख़त्म हुए हैं इस हवाले से? बीबी, ये तो बहुत पहले फैसला हो चुका था जी, यानी दिसंबर के अंदर ये 25वीं आईनी तरमीम आई थी। नहीं, चूंकि कल आपकी एक जी खबर आई थी आपके हवाले से, कल कुछ और बात थी। जी, कल जो है वो उसका इलेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं है, मगर सेंसस से तो ताल्लुक है ना जी, मरदमशुमारी से तो ताल्लुक है। सेंसस से ताल्लुक है जी। और सेंसस का मतलब ये है कि उसकी वजह से वसाइल की तकसीम, मनसूबा बंदी, ये सारी चीज़ें ये मरदमशुमारी के ऊपर मुनहसर हैं। और सिंध चाहता है और हर एक इंसाफ पसंद की यही कोशिश होगी कि कम से कम ये मुल्क इतना तो कर सके कि हम अपनी गिनती ठीक कर सकें, क्योंकि अगर हम अपनी गिनती तक नहीं कर सकते, काउंट करेंगे और वो काउंट उसमें हर वो शख्स शामिल होगा कि जो किसी मकान के अंदर रहता है। इस वक्त जो गलती की थी इन्होंने, और ये दानिस्ता गलती थी, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, वो ये है कि जो नकले मकानी करके आए थे जी, उनको उनके पुराने सूबों के अंदर गिना जा रहा था, उस जगह नहीं गिना जा रहा था कि जहाँ वो रहते हैं जी। और इसकी वजह से सूबे सिंध को बड़े तहफ़्फ़ुज़ात थे, क्योंकि तकरीबन 2 करोड़ अफराद ऐसे हैं कि जो कि सिंध में रहते हैं, यहाँ काम करते हैं, यहाँ उनके घर हैं, लेकिन अगर उनकी गिनती सिंध की आबादी में न की जाए और उनकी गिनती की जाए उन सूबों में कि जहाँ वो पैदा हुए थे या जो उनके आबाई सूबे हैं, तो फिर बहुत बड़ा दबाव पड़ता है। और मैंने कल के बयान में ये भी कहा था कि 3 सूबों में रोजगार का कोई बंदोबस्त नहीं किया गया है जी। मगर ताज हैदर साहब, आज चूंकि उसके पर फैसला हो गया है, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट ने फैसला कर दिया है, उन्होंने कह दिया है कि जी अगली हुकूमत जो होगी, जो आपका बयान है मेरे सामने है, आपने कहा था कि जो हुकूमत है उसको ये सेंसस का रिजल्ट जो है वैलिडेट कराना था काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट से, और उन्होंने नहीं कराया, तो ये उनकी जो एक उन्होंने वादा किया था उसकी वायलेशन है। अब तो ऐसा लग रहा है कि अगली हुकूमत ही करेगी, आप मुतमईन हैं? जी हाँ, इंशाल्लाह करेगी और ठीक करेगी, क्योंकि आबादी का सही, और ये चीज़ के इस गिनती के ऊपर इंतखाबात हों, ये बहुत पहले तय हो चुकी थी। 25वीं आईनी तरमीम हम पास कर चुके थे जी। हमने आईनी तरमीम रोकी थी सेनेट के अंदर जी बिल्कुल, और हमने ये कहा था कि एक सही तरीक़ेकार से, और उसको फिर हम प्रोजेक्ट करके पूरी कौमी जो आबादी का डिस्ट्रीब्यूशन है उसके ऊपर हम ले सकते हैं। तो लेकिन ये कि मरकज़ी हुकूमत इसको किसी न किसी बहाने से टाल रही थी जी। और वो इस पे ज़िद कर रही थी कि नहीं,
ये जो हमारे गिनती है, इसी को मुस्तकिल गिनती अगले 10 साल के लिए समझा जाए, उस पे हमने जो है वो उसको रोका है। और अल्लाह का शुक्र है कि CCI ने अपनी समझदारी का मुजाहरा किया और अगली हुकूमत के ऊपर छोड़ दिया है कि जी जो मर्दमशुमारी के हवाले से आपके इतराज़ात थे उसको जो अगली हुकूमत है वो आपको मुतमईन करें। ताज हैदर साहब से नाजरीन अब लेते हैं छोटा सा वक्फा, और वक्फे के बाद एक बहुत ही अहम इशू है और वो ये है कि फाटा का खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जम हो रहा था कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर फाटा जम हो गया है, मगर उसके अंदर अभी भी बहुत सारा अभाम है। जो बुनियादी हकूक हैं वो अभी तक फाटा के लोगों को नहीं मिले, वो अभी तक उनसे महरूम हैं। और जो सुप्रीम कोर्ट और पेशावर हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन लगनी थी वो अभी तक एक नोटिफिकेशन के ऊपर डिपेंडेंट है। कैसे, जानिए वक्फे के बाद। हो गया और खूब तालियां बजाई गई, मगर नाजरीन इधर भी मामला आधा तीतर आधा बटेर है। इंतजामी अमूर के लिए एक अबूरी फाटा इंटरम गवर्नेंस रेगुलेशन 2018 नाफिज किया गया है, लेकिन वो कब तक नाफिज होगा इसके बारे में कुछ नहीं बताया जा सकता, जिसके तहत मैजिस्ट्रेट, DCO और पॉलिटिकल एजेंट को इंतजामी इख्तियारात के साथ साथ अदालती इख्तियारात भी दिए गए हैं। और अपील के लिए फाटा सेक्रेटेरिएट हाजिर है, यानी ब्यूरोक्रेट्स का राज अभी भी बरकरार है। आप सोच रहे होंगे कि मैं क्या बात कर रही हूं, सुप्रीम कोर्ट और पेशावर हाई कोर्ट का दायरा कार है ही, और बिल जरूर कानून पास हुआ तो है, पर वो उस वक्त तक नाफिज नहीं हो सकता जब तक वफाकी हुकूमत नोटिफिकेशन जारी नहीं कर देती। मेहमानों में शामिल हैं आज के शाजी गुल अफरीदी साहब, इस्लाहात कमेटी, लतीफ़ अफरीदी हमें पेशावर से ज्वाइन कर रहे हैं, माहिर कानून हैं। सबसे पहले अफरा साहब, खटक साहब, यही बात है ना जी, आधा टीटर आधा बटेर, नोटिफिकेशन जो है वो जारी ही नहीं किया और कहा है कि ये तब तक नाफिज नहीं हो सकता, जम नहीं हो सकता खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जब तक फेडरल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन जारी नहीं कर दी, और फेडरल गवर्नमेंट तो 4-5 दिनों के अंदर जा रही है। जी, मेरी गुजारिश ये है कि दोनों तरफ हम बात कर लेंगे। जो अच्छी बात हुई है, मस्बत बात हुई है, वो उसका जिक्र ये है कि बहुत वक्त के बाद, यानी 70 साल के बाद बिलाखिर हम इस काबिल हुए हैं कि फाटा को मदगम भी कराएं अपने सूबे के साथ, और फाटा के अंदर इस्लाहात का अमल जो है वो शुरू हो जाए। तो ये खुशाइंद बात है, इसका हम खैर मकदम करते हैं। लेकिन जैसे आपने कहा, मसला ये है कि चूँकि यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी की हुकूमत रही है, ये एक चरागाह रही है ब्यूरोक्रेसी के लिए, इसलिए वो इतनी आसानी से इसको छोड़ने को तैयार नहीं है। तो ये जो ट्रांजिशन है इस पर नज़र रखने की ज़रूरत है। और उसमें जैसे आपने कहा, दो बड़ी अहम बातें आपने बिल्कुल ठीक निशानदेही की कि एक तो एक कानून ये लाए हैं बीच में, इंटरिम गवर्नेंस ऑर्डर 2018 के नाम से, और दूसरी बात यह कि ये जो जुरिस्डिक्शन है इन्होंने एक तरह से पकड़ रखा है, और ये कहा है कि ये फैसला हुकूमत करेगी कि ये कब जाएगा वहाँ, और दूसरा ये भी हुकूमत फैसला करेगी कि ये एक तहसील में जाएगा, एक ज़िले में जाएगा, सारे ज़िलों में जाएगा। यानी आप ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट और पेशावर हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन पूरे फाटा पे नहीं होगी? नहीं, वो तो चुने इलाकों में ये डिस्क्रेशन हुकूमत को हासिल है। तो उसमें गुजारिश ये है, इसमें मैं थोड़ी सी ये निशानदेही भी करना चाहता हूँ कि बहुत अहम बात है कि यहाँ पे इंटर्नमेंट सेंटर्स हैं, यानी ऐसे ये पाकिस्तानी गुएंटानामो बे, ऐसे जेल हैं जिन पे जेल मैनुअल लागू नहीं होता, लेकिन जिनके अंदर कैदी हैं जो दहशतगर्दी की जंग में पकड़े गए हैं, जिन पर मुकदमे नहीं चले, और वो सारी हुकूमत ब्यूरोक्रेसी रिलेक्टेड होगी वहाँ पे जुडिशरी के दायरे को ले जाने में, जहाँ इस तरह की चीज़ें हैं। तो ये मैं गुजारिश करना चाहता था कि ये बीच में सिलसिला है और हमें इस पर नज़र रखनी होगी। अच्छी बातों का हम खैर मकदम करेंगे, लेकिन जहाँ ब्यूरोक्रेसी चाल चलने की कोशिश करेगी हम उसकी निशानदेही करेंगे और उसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। अभी मामला जो है वो पूरी तरीके से अपनी मंजिल तक नहीं हम पहुँचे, इसलिए चूँकि अभी ये आ गया है इंटरिम गवर्नेंस रेगुलेशन 2018। अगर आप इंटरिम गवर्नेंस रेगुलेशन 2018 पढ़ें तो उसके अंदर मैजिस्ट्रेट को सारे कोर्ट के पावर्स दे दिए गए हैं, DCO को, पॉलिटिकल एजेंट को सारे पावर्स दे दिए गए हैं। जिरगा वुदरी 30 साल निजाम था FCR पाकिस्तान बनने से पहले, सर एक ही दफा इसको खत्म करना था, तो खत्म हो गया पहली दफा। इमरान खान साहब अभी नारा लगा रहे कि 2 पाकिस्तान से 1 पाकिस्तान बनाओ, पहली दफा 1 पाकिस्तान बन गया। आर्टिकल 247 और 246। लिहाजा आप इस इक़दाम से खुश हैं? नहीं, सुने मुझे,
आर्टिकल 246 और 247 सिर्फ फाटा से नहीं, हाँ। पाटा से भी खत्म बिल्कुल हो गया, सही बात है। बलूचिस्तान से भी खत्म बिल्कुल हो सही गया। बात है। पूरे मुल्क में पहली दफा खुशाइन बात है। एक आइन हो गया और एक कानून हो गया। नंबर 1, इंटरम लॉ जो है, ये वैक्यूम जो पैदा होना था एफसीआर को खत्म होने के बाद, उसको जी। तो किसी एकदम तो आप उसके एफआईआर में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं क्यों ना। नहीं? हमारे क्यों सीआरपीसी और पीपीसी, उसके लिए तो आपको वहां पर बहुत सारी चीजें चाहिए। क्या जो कि न वहां पर चेक पोस्ट है, ना आपकी पुलिस थाना है। चेक पोस्ट तो वहाँ बहुत जो ज्यादा लोग- इसी का तो रोना है। हाँ, नहीं उस किस्म के जिस तरह की यहाँ है, वहां पर तो वो जिसका होना नहीं था। अच्छा लतीफ अफरीदी साहब, आप चूंकि बहुत सारे केसेस भी करते रहते हैं इस हवाले से, यहाँ पे शाजी गुल अफरीदी साहब जो कह रहे हैं कि जी इंतजामी ढांचा तो आप पहले बनाएं, इसीलिए इंटरम गवर्नेंस ऑर्डर 2018 जो है वो पास हुआ है, मगर उसके तहत फिर से सारे जो इख्तियारात हैं वो डीसीओ, पॉलिटिकल एजेंट, मैजिस्ट्रेट के पास आ गए हैं। तो तालिया किस चीज की? मुनीज़ा, बात यह है कि गुज़श्ता 70 साल से कबायली इलाकों में रियासती इदारे या उनका जाल जो है, जो एक रियासती नेटवर्क होता है, वो कतन बिल्कुल मौजूद। जिस कदर जद्दोजहद की उसका शायद कोई मिसाल नहीं, और इतने ज़्यादा हर्डल्स थे कि आखिर इस मौके पे वो मसला पहुंचा कि फाटा का इदगाम हो गया। ये बहुत तारीखी बात है, बहुत बड़ी बात है। लेकिन इसमें जहाँ तक ख़वातीन की नुमाइंदगी का सवाल है, तो सूबाई असम्बली में जो 1 साल के अंदर इंतखाबात होंगे इस तरमीमी बिल के बाद, तो उसमें 4 ख़वातीन असम्बली में उनकी नुमाइंदगी होगी। अलबत्ता जिरगे में अब भी कोई पाबंदी नहीं है, इस रेगुलेशन में भी पाबंदी नहीं है, एफसीआर में भी पाबंदी नहीं है। जरगा में ख़वातीन, अगर कोई ये ऐसी खातून है जुरतमंद जो ये जुरत करे कि जरगा में बैठे, तो कोई पाबंदी नहीं है। अच्छा, मगर यही आपने बात कर दी था कि जुर्रतमंद हो। शाजी साहब ये बताइए कि मेरा ख्याल है कि अगर खवातीन आएंगी फाटा से पहली दफा खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली में, तो मेरा ख्याल है ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहला मौका ऐसा होगा। मैं ठीक कह रही हूँ? नहीं, फाटा से तो ठीक कह रही हो, मगर फाटा की खवातीन आयशा गुलाले भी फाटा सी है। डोमिसाइल पेशावर में अगर वहाँ उनका प्रॉपर्टी है, मलकियत, मौरूसी जगह जो मगर उनका वहाँ खुद जो फाटा से बिलखुसूस खाटा से हो, वो पहली दफा इस तरह होगा ना जी? पहली दफा होगा, मगर इंशाल्लाह ताला ऐसा कोई बात नहीं है। अभी ये जितने भी हमने ये तहरीक चलाए, इस तरीक में हर जगह पर हमारे साथ ख़वातीन की नुमाइंदगी होती थी, और मैं समझता हूँ कि हमें उससे ज़्यादा मैं उनको सलाम पेश करूँगा और उनका शुक्रिया अदा करूँगा कि उसने हमें ये कमी नहीं दिया, किसी को ये बोलने का मौका नहीं दिया कि वहाँ की ख़वातीन इसमें आगे नहीं है या ख़वातीन नहीं है। जिरगे में भी उनको इंक्लूड कर लेते, तो जरगे में भी हो सकते, जैसा लतीफ़ साहब ने फरमाया कि बिल्कुल अब किसी के ऊपर पाबंदी नहीं है। हक दिया इंशाल्लाह ताला भी नहीं दिया, उन्होंने लिया होगा। हाँ, ये चलो एक ही बात है। मेरी गुजारिश ये है कि देखिए, अफ़गानिस्तान में भी पश्तून रहते हैं, हाँ। और बल्कि बाज़ वक्त तो एक कबीला आधा इधर है आधा उस तरफ, मतलब शिनवारी तुरखम के इस तरफ और शिनवारी तुरखम के उस तरफ। लेकिन देखिए वहाँ FCR नहीं था, उनको एडवांटेज था। हालांकि वो इलाके एक समाजी इक़्तिसादी तरक्की में हमारे इलाकों से पसमानदा थे, लेकिन वहाँ चूँकि अंग्रेज़ या इस्तेमारी निज़ाम नहीं था, FCR नहीं था, तो जो तुरखम के उस तरफ खड़ा शिनवारी है उसके ऊपर वही कानून नाफिज होता है जो काबुल में होता है। जो हमारे यहाँ शिनवारी था उसके ऊपर वो कानून नहीं नाफिज होता जो इस्लामाबाद में है। अब पहली दफा ऐसा होगा। अब पहली दफा ऐसा होगा, अगर हुआ तो I mean, I am also very skeptical कि नहीं होगा कि नहीं लेकिन होगा। मैं औरतों की बात कर रहा था, वहाँ ये है कि अफगानिस्तान में 1964 के बाद जो आइन बने उनके और कानून बने, जरगे हुए, जरगों में हमेशा वहाँ औरतें बैठती हैं। अच्छा, क्योंकि मैंने FCR का कहा, FCR नहीं था, तो ये जो अंग्रेज़ों ने फ्रीज किया था हमारे कबायली इलाकों को, वहाँ फ्रोजन नहीं थे, तो वहाँ आपने देखा कि ख़वातीन शामिल हुई। यहाँ भी इस दफ़ा भी कुरम एजेंसी से एक खातून रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट हैं, अली बेगम साहिबा इलेक्शन लड़ रही हैं, और भी अच्छी एक्टिविस्ट हैं, पार्टियों में भी हैं, सियासी पार्टियों में, हमारी पार्टी में भी हैं, अच्छी ख़वातीन तकड़ी बिल्कुल बाशऊर मशरान हैं। वो सब इसके लिए तैयार हैं कि ये ख़वातीन जो है मैं इनसे भी शामिल हूँ, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि थोड़ा सा ये जो पुराना कानून है
उससे थोड़ा सा हम निकलेंगे और खुसूस अदालतें जाएंगी। लेकिन जो इंडिविजुअल राइट्स हैं, अदालतें जब तक नहीं गई, फंडामेंटल राइट्स के बगैर कैसी जमहूरियत? अभी तो पीटीआई के टिकट के लिए मोहम्मद एजेंसी से भी एक खवातीन ने वो किया हुआ है। चलिए, मगर ये बात लतीफ अफरीदी साहब, जब तक अदालतें नहीं जाएंगी तो वो कैसे इंडिविजुअल फ्रीडम्स को तहफ़्फ़ुज़ दे पाएंगी और जो बुनियादी हकूक है लोग उनको कैसे तहफ़्फ़ुज़ दे पाएंगी? दूसरी तरफ आप देखें कि आपने भी बड़ी जद्दोजहद की, अब कुछ और नौजवान लोग जद्दोजहद कर रहे हैं अपने बुनियादी हकूक के लिए फाटा के अंदर। जब से ये सारा कुछ हुआ है, आपको लगता है कि वो भी थोड़े राह हमवार होगी? मुनीज़ा, बात ये है कि ये इंसानी इर्तिका का एक अमल है। कबायली इलाकों को जबरी तौर पर इस हालत में रखा गया। अब वो हालत जो है, जो पसमानगी, जो जहालत, जो बग़ैर तरक्की और बग़ैर जो स्टेट के इंस्टीट्यूशंस के उनको रखा गया, अब वो हालत जो है उसको तोड़ा गया। ये पहला कदम है। इससे आगे बढ़ना आहिस्ता आहिस्ता, जिसमें बढ़ेगा, जिसमें औरतों को 50% आबादी को आप कैसे निकाल सकते हैं, उनको आप इग्नोर कर सकते हैं। ये सारे मसले जो हैं ये आहिस्ता आहिस्ता होंगे। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, फिर अदालती इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, फिर। मगर ये बताइए लतीफ अफरीदी साहब के बार बार कहा जाता था कि फाटा जो है वो पनाह गाहें हैं दहशत गर्दों की, ये भी कहा जाता था और कहा जाता था चूंकि वहाँ पे कानून नहीं है तो उसका फायदा उठाया जाता है। उस हवाले से आपको लगता है कि बेहतरी आएगी? जी, मैं आपकी वसातत से ये गुजारिश करूं कि फाटा पाकिस्तान का सबसे पुरअमन तरीन अफगान की तरबियत की गई तो किसी ने की, अगर वहां अफगान तालिबान बिठाए गए तो किसी ने की। हमारे ही लाया, उनको बिठाया और फाटा को तबाह बर्बाद किया। मैं तो मुतालबा करता रहा हूं कि एक ऐसा कमीशन कायम किया जाए जो ये तहकीकात करे कि इस सब तबाही के पीछे क्या मकासद थे, कौन जिम्मेदार है। फाटा खुद इसका जिम्मेदार नहीं है, न फाटा के लोग जिम्मेदार है। ठीक।